चैप्टर 7 फैमिली प्लानिंग। अध्याय के शुरू में फिर से पेरेंटल केयर और किन सेलेक्टेड ऑल्ट्रुइज्म को अलग न मानकर उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने को कहा गया है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि पेरेंटल केयर को रिप्रोडक्शन से जोड़ दिया गया है। अब ये जोड़ दिया गया है से मतलब है कि जो इनसे पहले के बायोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, वो पेरेंटल केयर और पारिवारिक संबंधों में जो केयर होती है एक दूसरे के प्रति, उसको अलग अलग करके देखते थे, क्योंकि पेरेंटल केयर को रिप्रोडक्शन से जोड़ दिया गया था उस सोच के अनुसार। इसलिए शायद वह किन सेलेक्टेड अल्ट्रुइज्म से भिन्न लगता है। रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार सही अंतर दोनों में ये है, जो भिन्नता होनी चाहिए वो पेरेंटल केयर और किन सेलेक्टेड ऑल्ट्रुइज्म की नहीं होनी चाहिए, बल्कि चाइल्ड बियरिंग, बच्चों को पैदा करना, और चाइल्ड केयरिंग मतलब उनकी देखभाल करना, इनकी भिन्नता के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। और इन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर अलग अलग ईएसएस पर विस्तार किया गया है। मतलब कि आगे जो चैप्टर में आने वाला जो पूरा चैप्टर का जो है, उसमें चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड केयरिंग को लेकर कौन कौन सी एवोल्यूशनरीली स्टेबल स्ट्रेटजीज इवॉल्व हुई हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार किया गया है। आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये भी मैं यहां पे जोड़ दूं कि इसमें पूरे चैप्टर में जो परमानेंट बिहेवियर, फैमिली प्लानिंग और दूसरे बच्चों को बड़ा करना, उनका देखभाल रखरखाव का जो बिहेवियर जानवर दिखाते हैं, उसमें ग्रुप सिलेक्शनिस्ट और सेल्फिश जीन थ्योरी को मानने वाले ये दोनों लोग उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। कितने बच्चे करने होंगे, किस अंतराल पर बच्चों का होना, और इसकी एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी, यह सब इस अध्याय में बताई गई है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि पहले के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ग्रुप सिलेक्शन के आइडिया को आधार मानते थे। ग्रुप सिलेक्शन का आइडिया मतलब कि जानवरों का झुंड पूरे ग्रुप के लिए जो अच्छा है वो करने में सक्षम है, वो सोचने में, वैसा बिहेवियर रखने में या वैसा बिहेवियर इवॉल्व करने में सक्षम है, जिसके अनुसार जीव बहुत से ऐसे बर्ताव करते हैं जो उनकी संख्या या कुनबे के लिए ठीक हो। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब जीव अपनी बर्थ रेट घटा और बढ़ा सकते हैं जिससे पॉपुलेशन स्थिर बनी रहे, एक क्रिटिकल पॉपुलेशन हमेशा मेंटेन हो। किंतु रिचर्ड डॉकिंस ये कहते हैं कि जीन सेल्फिश होता है। मतलब हमारी किताब जो है वो सेल्फिश जीन नाम है, उनके हिसाब से तो जीन सेल्फिश होता है। उसके सारे बर्ताव यहां पे बिहेवियर को मैं कहूंगा, उसके सारे बर्ताव सिर्फ उसकी रक्षा और बढ़ोतरी के लिए ही होते हैं, फिर चाहे वो फैमिली प्लानिंग ही क्यों ना हो।
फैमिली प्लानिंग से मानवों वाले सेंस में फैमिली प्लानिंग मत समझिए इसे। फैमिली प्लानिंग मतलब कि कितने बच्चे एक जीव करेगा। जैसे कि आप देखेंगे मुर्गी एक जो अंडे देती 1 या 2 देती है, वहीं कुत्तों के 6, 3, 4, 5, बिल्लियों के भी ऐसे पूरे लिटर में होते हैं, चूहों में भी पूरा गुच्छा होता है, हाथी एक बच्चे को जन्म देता है। तो ये फैमिली प्लानिंग यहाँ पे इस सेंस में कही जा रही है कि कौन सा जीव कितने बच्चे एक बार में करता है और बढ़ोतरी के लिए होते हैं, फिर चाहे वो फैमिली प्लानिंग ही क्यों ना हो। बात तो यह है कि प्रकृति ने सच बात है कि देखिए कि प्रकृति ने बर्थ कंट्रोल इवॉल्व किया, क्योंकि बर्थ कंट्रोल ना होता तो फिर अंधाधुंध बच्चे जानवर करते ही रहते, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? लेकिन देखा यह गया है कि जंगली जीवों की संख्या अनिश्चित नहीं बढ़ती है। एक जंगल में भी जिसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है, वहां पे भी हम ये देखते हैं कि विल्डर बीस्ट या दूसरे जो चरने वाले जीव हैं, ये एक लेवल पे आके रुक जाते हैं। मान लो 10-20 लाख भी पहुंच जाएंगे, लेकिन करोड़ों में नहीं पहुंच पाएंगे, और हमेशा एक लेवल पे आके वो उनकी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। कभी तो बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब जन्म दर और मृत्यु दर साथ में चलते हैं, और कभी एक धमाके के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है और फिर गिर जाती है। ये बहुत जगह देखा गया कि अचानक से देखा मेंढक के चारों तरफ, फिर वो सब चले गए, तो कुछ जिंदा बचे, जो जिंदा बचे वो अगले बार के लिए हुए। हेरिंग करके कुछ मछलियां होती हैं, वो एक साथ लाखों की तादाद में आती हैं, फिर उनको सब खा पी जाते हैं, तो उसमें कुछ बचती हैं जिनको सब पकड़ नहीं सकते हैं, तो फिर उनसे नया चलता है। तो ये तो देखा गया है कि वाइल्ड में पॉपुलेशन अनिश्चित नहीं बढ़ती, हमेशा कंट्रोल रहता है, एक लेवल से ऊपर नहीं जाती और एक लेवल से नीचे नहीं जाती। अगर उससे नीचे चली जाएगी तो उस एरिया का वो जीव एक्सटिंक्ट माना जाएगा। वहां पर देखा यही गया है कि पॉपुलेशन अनिश्चित तौर पर नहीं बढ़ती। जंगली जानवर अधिकतर वृद्धावस्था से नहीं मरते, भूख, बीमारी, भक्षण इनको बहुत ही पहले निपटा देते हैं। कुछ 100 साल पहले तक मानवों का भी यही प्रारंभ था। लेकिन जीवों की संख्या सिर्फ इन कारणों से ही नहीं नियंत्रित होती है, जीव स्वयं भी अपनी संख्या नियंत्रित करते हैं, जिसका उदाहरण है हर जीव का एक निश्चित क्लच साइज मतलब नंबर ऑफ किड्स इन वन प्रेगनेंसी। एक निश्चित क्लच साइज होता है, हर जीव एक संख्या से अधिक बच्चे नहीं बनाता एक बार में। ग्रुप सिलेक्शन और सेल्फिश जीन थ्योरी में इस बात पर मतभेद नहीं है कि जीव अपना बर्थ रेगुलेट करते हैं, मतलब जीव अपने जन्म दर को नियंत्रित करते हैं, इस बात पे कोई मतभेद नहीं है। मतभेद यह है कि क्यों करते हैं। ग्रुप सिलेक्शन एक दूसरे नजरिए से उसी चीज को देख रहा है जो सामने है, प्रत्यक्ष है, और सेल्फिश जीन एक दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रही है। मतभेद फैमिली प्लानिंग के इवॉल्व होने के कारण पे है। ग्रुप सिलेक्शन जिस कारण को मानता है कि फैमिली प्लानिंग इवॉल्व हुई होगी, सेल्फिश जीन उसे कहता है नहीं, वो नहीं है, ये कारण है, वो आगे बताया जाएगा। ग्रुप सिलेक्शन के अनुसार जिस समूह के जीव अपनी जन्म दर स्वयं नियंत्रित कर लेते हैं, उनके सर्वनाश होने की संभावना घट जाती है। सर्वनाश से मतलब एक्सटिंक्शन। सर्वनाश अक्सर हम लोग काफी मिथिकल टर्म्स में ले जाते हैं कि जैसे प्रलय आ गई, वो एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट की बात हो रही है, मतलब जो अपनी जनसंख्या को अपने आप रेगुलेट कर सकता है, जो ग्रुप, वो सर्वनाश होने से बच सकता है। ये ग्रुप सिलेक्शनिस्ट मानते हैं, क्योंकि वह अपने खाने की सप्लाई सही से संभाल सकते हैं। मतलब ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ये सोच के इस थ्योरी में आए कि भाई देखिए खाना लिमिटेड है, तो अगर अनिश्चित तौर पे बच्चे बढ़ते ही रहेंगे तो खाना खत्म हो जाएगा, और अगर बच्चे इतने हो गए कि किसी के मुंह में इतना निवाला नहीं गया कि वो सस्टेन कर सके, आगे और बच्चे बना सके, तो वो ग्रुप एक साथ ही मर जाएगा। ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ये मानते हैं कि इस चीज को बचाने के लिए कि ग्रुप अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया कि जिससे खाने की सप्लाई हमेशा बरकरार बनी रहनी चाहिए। न सिर्फ जीव स्वयं अपने पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था
संख्या नियंत्रण का टूल बन जाती है। मतलब ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ये कह रहे हैं कि न सिर्फ जीव अपने आप के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं करने, बल्कि उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसे इवॉल्व हुई है कि वो जनसंख्या नियंत्रण का टूल बन जाती है। जैसे कि टेरिटोरियल बिहेवियर, कुछ जीव तभी प्रजनन कर सकते हैं जब उनके नर एक तरीके की टेरिटरी होल्ड कर सके अपने बाहुबल पे, अपनी शक्ति पे, और जिनकी नहीं होती है, जो नर ऐसा नहीं कर पाते, वो प्रजनन नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते। तो टेरिटोरियल बिहेवियर ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ये मानते हैं ये एक तरीके का जनसंख्या नियंत्रण का टूल इवॉल्व हुआ ग्रुप की भलाई के लिए, जिसके कारण वही जीव, तो मैंने बता दिया। ग्रुप सिलेक्शनिस्ट जैसे कि वाइन डोमिनेंस कुछ है, वाइन करके आप मानिए इनका नाम। हायरार्की बिहेवियर, जिसमें कुछ जानवर एक दूसरे की हायरार्की मेंटेन कर लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक, तुम टॉप वाले, हम तुमसे नीचे, तुम और वो उनसे, हमसे नीचे। फिर वो लड़ते नहीं है, फिर वो अपने हायरार्की में ऊपर बार बार चैलेंज नहीं करते, उनका हो जाता है कि ठीक है, हम तुमसे लड़ नहीं सकते, तो हम तुमसे नीचे आ गए। तो ग्रुप सिलेक्शनिस्ट जैसे वाइन ये भी मानते हैं कि हायरार्की जैसा बिहेवियर भी जनसंख्या नियंत्रण का एक टूल है। वाइन के मुताबिक जब जानवरों का झुंड कहीं इकट्ठा होता है तो वह भी जनसंख्या नियंत्रण का जरिया बन जाता है। मतलब जो चिड़िया एक साथ झुंड में उड़ती हैं, भैंसे एक साथ झुंड में दौड़ते हैं, तो वो भी एक तरीके का जनसंख्या नियंत्रण का टूल बन के उभर के आया है कि भाई ग्रुप अपने आप को जज कर लेता है कि मेरा साइज इतना है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए साइज पे। ये भी है, इसीलिए वो ग्रुप बिहेवियर दिखा रहे हैं, एक ही साथ दौड़ रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस ये कहते हैं कि ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ऐसे बहुत से बर्तावों को समझा सकते जो कि उनके अनुसार ग्रुप सिलेक्शन से इवॉल्व हुए हैं। मतलब अब रिचर्ड डॉकिंस ये कह रहे हैं कि ग्रुप सिलेक्शनिस्ट जो हैं, जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, बहुत से बर्ताव क्या, जो सामने जानवर जैसा रख रहा है उसका बिहेवियर, उसको वो समझा सकते हैं कि भाई ये इस ग्रुप सिलेक्शन को प्रिजर्व रखने के लिए, ग्रुप को बचाए रखने के लिए इन्वॉल्व हुआ है। पर यह भी सत्य है कि उन बर्तावों को सेल्फिश जीन की मदद से भी उतनी ही सटीक तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे कि टेरिटोरियल बिहेवियर, हायरार्की, ये सब चीजें सेल्फिश जीन की मदद से भी उतनी ही सफलता से और अच्छी मतलब प्रामाणिकता से प्रूव की जा सकती है कि नहीं, ये एक सेल्फिश बिहेवियर है। उन बर्तावों को सेल्फिश जीन की मदद से भी समझा सकते हैं। आगे, जैसे कि अंडों की गिनती इस पर निर्भर करती है कि एक बार में माँ बाप कितने अंडे सही से संभाल सकते हैं। तो सेल्फिश जीन ये कह रहा है कि भाई जीन अपने आप को सेल्फिश मानता है। तो एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी ये इवॉल्व हुई कि एक बार में एक चिड़िया कितने अंडों को सही से संभाल सकती है। मतलब सही से संभालने का मतलब उनसे बच्चे निकल आए, बच्चे बड़े होके वो आगे प्रजनन करने लायक बन जाए। तो सेल्फिश जीन ये कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी रेगुलेट हुई कि मैं एक बार में 2 ही बच्चे देंगे, 2 ही अंडे देंगे, ये हुई ही इसलिए कि जीन अपने लिए सोच रहा था। जीन ने देखा, जीन को ये पता चला कि भाई 2 ही ऑप्टिमम है, एक में बच्चे जनसंख्या के मर जाने का सवाल है, मतलब खतरा है, और 2 से ज्यादा अगर हो गए तो हो सकता है भुखमरी फैल जाए और हम माँ बाप संभाल ही ना पाए बच्चों को, उनका ध्यान ही ना दे पाए तो वो भी मर जाए। तो जीन, सेल्फिश जीन वाले इसमें मानते हैं, और जबकि ग्रुप सिलेक्शनिस्ट कहते हैं नहीं, 2 इसलिए इवॉल्व हुए क्योंकि पूरा ग्रुप ने एक तरीके से इस तरफ से पुश किया कि नहीं 2 ही होने चाहिए। बच्चे बड़े होकर, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। बच्चों को बड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता, सीधी बात है। भाई मैं बच्चा बड़ा कर रहा हूं तो मुझे मालूम है, जानवरों को भी आटे दाल का भाव पता चल जाता है कि जब बच्चे बड़े करने होते हैं। माँ को अपनी जरूरतों का त्याग करके बच्चों का ध्यान रखना होता है, और इसमें पूंजी के रूप में खर्च होता है समय और परिश्रम। मतलब कहने का ये कि भाई जानवर, जो मूल्य होता है, वैल्यू होती जानवर की, वो होता है उसका परिश्रम और उसका समय। वो धन खर्च करते हैं परिश्रम और समय के रूप में, और इसमें बच्चों को बड़ा करने में सबसे ज्यादा ये धन खर्च होता है। तो सबसे बड़ी बात, ये सबके पास एक सीमित मात्रा में होता है। मतलब जो समय है और जो परिश्रम करने की क्षमता है किसी भी वयस्क एडल्ट के पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो ऐसे में समय और परिश्रम का सबसे उत्तम इस्तेमाल ही निर्धारित करेगा कि कितने बच्चे होंगे। अब देखिए, सेल्फिश जीन के जरिए कैसे समझाया गया है कि भाई मैं
इतना हूं, मेरी दौड़ने की क्षमता ये है, मैं शिकार पकड़ने की, खाना जुटाने की क्षमता ये है, इस क्षमता में मैं मैक्सिमम कितने बच्चों को बड़ा कर सकता हूं, वही डिसाइड करेगा कि मेरे कितने बच्चे होंगे। क्योंकि जो उससे अधिक या कम होंगे वो पॉपुलेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक हाथी एक बार में एक बच्चे को जनता है, क्योंकि उससे ज्यादा संभाल ही नहीं सकता है। इंसान एक बार में एक बच्चे को जनते हैं, जिनके ट्विंस एक बार में हो जाते हैं, वो मैंने उनके सर उड़े हुए देखे बिल्कुल। और जिनके ट्रिपलेट्स हो गए उनका तो कहीं नहीं क्या, वो तो पूरे ही पागल हो जाते हैं बच्चे बड़े करने में। तो सेल्फिश जीन थ्योरी के हिसाब से बच्चे आपका धन, जैसे कि समय और परिश्रम खर्च करवाते हैं। तो जितना है उसको ऑप्टिमम डिवाइड करने पर ही आप सर्वाइव करोगे, मतलब जीन आपका सर्वाइव करेगा। क्योंकि हम एक सर्वाइवल मशीन है। अब मेरे अंदर की जीन की मैं एक सर्वाइवल मशीन, मेरा जीन ने मुझसे कहा है कि 1 या 2 बच्चे करो, मैक्सिमम 3 कर लो, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो कुछ मर जाएंगे, कुछ जिंदा ही नहीं बचेंगे, कुछ आगे प्रजनन नहीं कर पाएंगे अगर जिंदा रह गए तो यही हर जीव के लिए होता है। अगर इतने बच्चे हो जाएं कि माँ बाप उनका ध्यान ही न रख सकें, तो वो बच्चे जीवित ही नहीं रहेंगे। वो जीन्स जिनके कारण अनेक बच्चे हो सकते थे, कब के लुप्त हो गए। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जीन्स नहीं होंगे कि एक ही बच्चा होगा या अनगिनत होते रहेंगे, वे होंगे, लेकिन वो इस रेस में एवोल्यूशन की और नेचुरल सिलेक्शन की, इसमें वो नष्ट हो गए। अब उनको अपनी कॉपी बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कॉपी जीवित ही नहीं रहती थी। ऐसे ही टेरिटोरियल बिहेवियर जीव अपने निजी स्वार्थ के लिए ही दिखाता है, ना कि सामाजिक भलाई के लिए। सेल्फिश जीन ही हारने वाले को प्रोत्साहित करता है कि हर हार कि यदि वो बार बार हार रहा हो तो फिर प्रयास बंद कर दे। आपने देखा, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं कि कोई जीव जब एक दूसरे जीव को चैलेंज करता है, तो अगर वो हार जाता है तो फिर एक बार मारेगा, लेकिन फिर अगर हार गया तो भाग जाता है, क्योंकि उसका जीन ये कह रहा है कि बेटा बचना ज्यादा जरूरी है, लगातार एनर्जी मत खर्च करो, अगर मर ही गए तो क्या हो सकता है अगले सीजन में तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो और तब तुम इसे आसानी से हरा दो। तो सेल्फिश जीन ही हारने वाले को प्रोत्साहित करता है कि अगर हार रहे हो बार बार तो फिर प्रयास बंद करो और सही समय की प्रतीक्षा करो। इसी तरह सेल्फिश जीन थ्योरी की मदद से पॉपुलेशन कंट्रोल ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, मतलब जनसंख्या विस्फोट। ओवर क्राउडिंग एक समस्या है जिसको ग्रुप सिलेक्शनिस्ट और सारे बायोलॉजिस्ट इस पे काफी डिस्कशन करते थे। जिस समय ये किताब लिखी गई उस समय भी ओवर पॉपुलेशन की बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा और सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल ड्यू टू ओवर क्राउडिंग को भी समझाया सकता है, मतलब कहीं ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, तो इसके लिए भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। इसको भी सेल्फिश जीन की मदद से समझा सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि चूहे ओवर क्राउडिंग होने के कारण बच्चे देना बंद कर देते हैं। इसे स्ट्रेस का नाम दिया गया। ग्रुप सिलेक्शनिस्ट तो इसको यह कहकर समझा देते हैं कि जो बिहेवियर ग्रुप के लिए सही होता है वही अपनाया जाता है। सेल्फिश जीन थ्योरी के अनुसार ओवर क्राउडिंग से ऑप्टिमल बर्थ रेट, मतलब देखिए सेल्फिश जीन इस पे काम करता है कि कितने बच्चों को सही से माँ बाप बड़ा कर पाएंगे। तो सेल्फिश जीन ये कहता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से ऑप्टिमल बर्थ रेट इतना घट जाता है कि उतने ही बच्चे जन्म लेते हैं जितने पाले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस बात का अंदाजा जीव इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको कितने बच्चे होने चाहिए। मेरी अपनी सोच है कि मुझे ग्रुप सिलेक्शनिस्ट और सेल्फिश जीन वालों से मुझे तो इससे पहले मालूम ही नहीं रहा ठीक है, मैं तो इसी बात में आश्चर्यचकित हूं कि भाई जीव इस तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं कि उन्हें कितना बच्चा बनाना है कितना नहीं। मुझे लगता था ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होते हैं और बस जो एक बार हीट में आ गए जानवर तो बच्चे करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो एवोल्यूशन ने, जीन्स ने उनकी सर्वाइवल मशीन को ऐसा बनाया है कि वो देख लेते हैं, परख लेते हैं, अगर सब कुछ बाहरी एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है कि बच्चे किया जा सकते हैं तभी करते हैं। एपीडियाट्रिक डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू सेल्फिश जीन। एपीडियाट्रिक डिस्प्ले वो जिसमें जानवर झुंड में उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं।
ग्रुप सिलेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि पीडियाट्रिक डिस्प्ले एक तरीके का सेंसस लेने का तरीका है, जिसमें जानवर भांप लेते हैं कि उनका ग्रुप साइज क्या है, और जब उन्हें लगता है कि ग्रुप साइज बहुत बड़ा हो गया तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं। सेल्फिश जीन वाले ये कहते हैं कि ये पीडियाट्रिक डिस्प्ले भी आप समझा सकते हो कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ये झुंड में उड़ना, झुंड में, इससे है सब वही कि वो झुंड में, जब झुंड से आकलन मिला कि इतने सारे बच्चे हैं, तो बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि अब और नहीं, और इतनी ज्यादा आवाज करने लगते हैं कि अगर 100 है तो 1000 लगने लगे। और ये क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होता तो चुपचाप उड़े। अक्सर देखा गया है कि चिड़िया उड़ती हैं और या बैठती हैं तो आवाज जरूरत से ज्यादा करती हैं, इतने की जरूरत नहीं है करने की। तो सेल्फिश जीन थ्योरी के अनुसार ये बताया जाता है कि जो भी झुंड में ऐसे उड़ते हैं वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को, कि देखो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बच्चे मत करना। और जितना ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा ये आवाज, उतना ज्यादा बाकी सब डर जाते हैं, नहीं बहुत लोग हैं, हम बच्चे नहीं करेंगे ज्यादा, नहीं तो हम खाने नहीं खिला पाएंगे उन्हें। तो एपीडियाट्रिक डिस्प्ले, जो कि जिसका नामकरण भी ये डॉक्टर वाइन थे, इन्होंने बायोलॉजिस्ट, इन्होंने किया था, ये भी आप सेल्फिश जीन की वजह से समझा सकते हैं। अंत में यही नतीजा निकलता है कि माँ बाप फैमिली प्लानिंग इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे का सर्वाइवल चांस बढ़ सके, ना कि किसी सामाजिक परोपकार और त्याग की भावना से। मतलब कहने का कि जो ऑप्टिमल लिटर साइज, एक बार में कितने बच्चे होंगे, एक बार में कितने अंडे होंगे, ये इवॉल्व इसलिए हुआ है कि उन बच्चों को माँ बाप सही से बड़ा कर सके, अपने स्वार्थ के लिए हुआ है, ना कि भाई नहीं पूरा समाज का हित इसमें है ना। क्योंकि स्वयं का हित उसमें है, इसलिए समाज भी वैसा दिख रहा है कि यार ऐसा बिहेवियर है कि सबका हित हो रहा है ना, सब अपने अपने हित का सोच रहे हैं, खासतौर से सेल्फ जो जीन है आपका। पूरे किताब में मैं कुछ जो मैं सोच रहा हूँ, एक बार बुक एनालिसिस में ये बोलता है, लेकिन मैं सोचता हूँ इसको कुछ बता देना चाहिए कि पूरे किताब में ग्रुप सिलेक्शनिस्ट और सेल्फिश जीन, बच्चों में ग्रुप सिलेक्शनिस्ट एक प्रीवियसली प्रेवलेंट आइडिया, पहले से प्रचलित था, ये उसको तर्क देते हुए सेल्फिश जीन किताब लिखी गई है कि ग्रुप सिलेक्शन नहीं होता है, जीन सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। फैमिली प्लानिंग को लेकर ये बहुत ही अच्छा, मैंने इसमें कुछ चीजें नहीं भी बताई हैं, जो कि मैं कहूंगा कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग जीवों के, और कहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन से जीव कहाँ कैसा बिहेवियर दिखाते हैं। अगर मैं वो करने आऊंगा तो 45 मिनट 1 घंटे का ये पूरा वीडियो बन जाएगा, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब खुद क्यों पढ़ना वे किताब, खुद भी तो पढ़िए। बहरहाल ये पूरी समरी काफी है ये जानने के लिए कि इस पूरे अध्याय में फोकस किस बात पे किया गया था। फिर से वही मैं कहूंगा कि अगर कोई सवाल हो प्लीज कमेंट करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी ही दूसरा 8वां चैप्टर भी मैं एनालिसिस उसकी पोस्ट करूंगा। धन्यवाद।